Good morning, students. Today we will start chapter 9 metals and metallurgy. ठीक है. मेटल क्या होते हैं? सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर. ठीक है. सब्सटेंस जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. ठीक है. प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही तरह के मैटर से मिलके बना होगा, और मिक्सचर मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें होंगे. ठीक है. तो वी ऑल्सो नो दैट प्योर सब्सटेंस कैन ईदर बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ठीक है. प्योर सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है. एलिमेंट्स विच नंबर मोर देन 100 कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑल मटेरियल्स फाउंड अराउंड अस. ठीक है. तो हमारे आसपास जितने भी मटेरियल मिलते हैं, ठीक है, तो ये सभी किससे मिलकर बने हैं? एलिमेंट से मिलकर. एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. अब इन एलिमेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ मेटल एंड सेकंड इज़ नॉन मेटल. बट इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. पर आप लोग बताइए कि क्या देख के बताना ईजी है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई देम एज मेटल्स. ठीक है. तो इस लेसन में हम उन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जो ये बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है. ठीक है. एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल. ठीक है. ये याद रखिएगा. नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इन प्रीवियस क्लासेस. ठीक है. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. वी नो दैट मटेरियल्स हैव लस्टर, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स एंड इवन बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स. ठीक है. तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा. ठीक है. मेटल में लस्टर होता है, मतलब चमक होती है. ठीक है. उसको पीट पीट के एक पतली थिन शीट बनाई जा सकती है. इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें खाना रैप करते हैं. ठीक है. वो क्या है? एल्यूमिनियम ही है, लेकिन उसकी इतनी पतली शीट बना दी गई है कि वो हाथ से भी टियर हो सकता है. ठीक है. तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है. एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल होता है. और लास्ट इज ड्रॉन इनटू द वायर्स. ठीक है. आप मेटल को खींच के एक लंबा वायर बना सकते हो. क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोल्ड की कितनी 2-3 सेंटीमीटर बोलना चाहिए 10 या 20 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी गोल्ड की वायर बनाई जा सकती है. ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मुझे याद है. ठीक है. तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी मेटल की. मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. और उसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की? ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं. कंडक्टर मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होकर जाने देते हैं. ठीक है. व्हेन वी स्ट्राइक अ पीस ऑफ मेटल्स अ सोनोरस साउंड इज प्रोड्यूस एंड यूजुअली मेटल्स मेल्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है. इसके अलावा जब आप मेटल को पीटोगे तो उसमें से आवाज़ निकलती है, टन टन. ठीक है. इसी को बोलते हैं सोनोरस साउंड. और मेटल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ही मेल्ट होता है. ठीक है. नॉर्मल आप उसको गैस में चढ़ा दोगे तो वो मेल्ट नहीं होता. इसका एग्जांपल आप घर में रखे हुए यूटेंसिल से ही ले सकते हो. ठीक है. एल्यूमिनियम के कुकर में खाना बनता है. ठीक है. एल्यूमिनियम इसमें मेल्ट हो जाता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है. अब एक एक्टिविटी है. फ्रॉम योर सराउंडिंग कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ऑब्जर्व द मेटल एंड आंसर. ठीक है. तो कुछ मेटल आपको कलेक्ट करना है. ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसको ऑब्जर्व करके आंसर करना है. डू ऑल मेटल्स हैव लस्टर? क्या सभी मेटल में चमक होती है? कैन ऑल मेटल्स बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑफ फॉइल? क्या सभी मेटल को पीट पीट के एक थिन शीट बनाई जा सकती है? वी फाइंड दैट दीज टू प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इन मेटल. ठीक है. ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर ही है, लेकिन हर मेटल में नहीं होती. पॉन्डर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ये देख कुछ और प्रॉपर्टीज़ है मेटल की. ठीक है. द वायर्स इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर मेड ऑफ विच मेटल और मेटल्स. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो मेटल होता है, ठीक है, उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है?
विच मेटल इज़ यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग, हाउस होल्ड वायरिंग में कौन सा मेटल यूज़ होता है। विच मेटल इज़ यूज टू मेक हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है। एंड लास्ट, विच मटेरियल आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वायर, ठीक है, और कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है और क्यों। तो कुकिंग यूटेंसिल का तो पता चल गया एल्यूमिनियम, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, इसका आंसर। और हाउस होल्ड वायरिंग में कौन सा मेटल यूज़ होता है, कॉपर, ठीक है, क्योंकि वो चीप आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, ठीक है, क्योंकि सिल्वर अफोर्ड कर पाना घर की वायरिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा, ठीक है, कॉमन मैन्स के लिए। इसीलिए क्या यूज़ करते हैं, उसका ऑल्टरनेट ढूंढा गया जो था कॉपर, ठीक है। सिल्वर के बाद कॉपर दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए, और ये चीप भी होता है, इसलिए घरों में जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो किससे होती है, आपकी कॉपर से, ठीक है। नाउ वी फाइंड दैट ए स्पेसिफिक मेटल इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ सभी के आंसर्स अलग अलग होंगे, तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग मेटल को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वाई डोंट वी यूज़ द सेम मेटल फॉर सॉल्व ऑल द पर्पसेस। तो सभी चीज़ों के लिए, अब जैसे ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, हाई टेंशन वायरिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये तीनों, लेकिन तीनों में अलग अलग मेटल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। You must be thinking that there may be more than one reason for selecting a particular metal for a specific task, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, अलग अलग रीज़न है, ठीक है, हर मेटल का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर वायरिंग इन द इंस्ट्रूमेंट्स और बिल्डिंग्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर उसका आ जाता है, यानी अगर हम सिल्वर लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर के चलते इसको हम नहीं यूज़ करते, ठीक है। नाउ वी नो दैट मेटल्स आर मलेबल डक्टाइल कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मलेबल डक्टाइल मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, मलेबल मतलब खींच के एक तार बनाना, डक्टाइल मतलब आप उसको पीट के एक थिन शीट बना सकते हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रोड्यूसेस अ सोनोरस साउंड, ठीक है, ये सभी किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी मेटल की। बट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो फाउंड इन सम नॉन मेटल्स, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हमने मेटल की देख रहे हैं या बोल रहे हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी है, कुछ ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ नॉन मेटल में भी दिखती हैं, ठीक है, जैसे डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैड शाइन एंड इज़ ऑल्सो अ थर्मल कंडक्टर, ठीक है, जैसे डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, ये इसमें भी शाइन होता है, लस्टर होता है, और ये भी थर्मल कंडक्टर है, मतलब हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज़ ग्रे इन कलर एंड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कार्बन का एक और एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, ये किसका अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, जबकि कार्बन क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। आयोडीन इज़ एन नॉन मेटल बट हैज़ शाइनी क्रिस्टल, ठीक है, आयोडीन भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन कैसा दिखता है वो, शाइनी क्रिस्टल जैसा दिखता है, क्रिस्टल जैसा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट राइट टू क्लासीफाई एन एलिमेंट एज अ मेटल और नॉन मेटल बेस्ड ऑन एनी वन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने का, ठीक है, उसमें डिफरेंस बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखना, ठीक है। भले ही फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की सेम हो सकती है, ठीक है, भले ही कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल और नॉन मेटल दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मेटल की बिल्कुल अलग होगी और नॉन मेटल की बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी आपका मेटल पजेस करेगा, ज़रूरी नहीं है कि नॉन मेटल में भी वही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है।
We have seen that there are many similarities but also some differences in the physical properties of metal. ठीक है, भले ही बहुत सारे सिमिलैरिटी हमने देखी लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी तो थे फिजिकल प्रॉपर्टी में. ठीक है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? मेटल और नॉन मेटल की. डू यू थिंक दैट वी विल सी समथिंग सिमिलर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल? क्या आप लोगों को लगता है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी हमने देखी थी वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी? We learn a little more about the reactivity of metal by looking at their historical development. ठीक है, तो जैसे हम इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है, तो उससे हम उसमें जो मेटल की रिएक्टिविटी है, ठीक है, उससे पता चलता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की है. थ्रू दिस स्टडी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग मेटल्स एंड देयर केस ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो जैसे ये टेबल है, इसमें देख के हम ये बता सकते हैं या हमें ये पता चलेगा कि कितने पहले से ह्यूमन मेटल यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स. फर्स्ट इज़ गोल्ड. कब मिला था? 6000 BC. ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. और अर्थ में कितना अवेलेबल है? ये अर्थ क्रस्ट में 0.00000031%. ठीक है, फिर है कॉपर. तो सबसे पहले देखो गोल्ड डिस्कवर हो गया था. ठीक है, 6000 BC. फिर है कॉपर 4200 BC. ठीक है, ये कितना है अर्थ क्रस्ट में? 0.0068%. नाउ सिल्वर. कॉपर के बाद आया सिल्वर. ठीक है, कितना? 4000 BC. और ये कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है? 0.00000079. ठीक है, फिर आता है आपका लेड 3500 BC. फिर टिन, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर मर्क्यूरी, फिर प्लैटिनम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टंगस्टन. फिर सबसे लास्ट में जो डिस्कवर हुआ है वो क्या है? एल्यूमिनियम. ये कब डिस्कवर हुआ है? 1825 में. ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम ही है. ठीक है, 8 to 1%. ठीक है, नाउ because of difference in the chemical property of metal, the era when humans were able to obtain them in pure forms is also different. ठीक है, अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग थी मेटल की. ठीक है, इसलिए उस समय जो मेटल डिस्कवर हुए थे और उस समय जो ह्यूमन थे, ठीक है, उनका तरीका मेटल को उनके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का ये बहुत अलग था. ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैन यू टेल वाई कॉपर इज डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ऐड जिंक पीसेस टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का पीस डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि जिंक किसको रिप्लेस कर देता है? कॉपर को. ठीक है, क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी. वी विल नीड टू लुक एट सम मोर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिफोर वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं. जैसे इन अ बीकर मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml वाटर. ठीक है, क्या करना है? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का आपको 100 ml वाटर में सॉल्यूशन बनाना है. सिमिलरली इन डिफरेंट बीकर मेक सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है, और अलग अलग बीकर में और किसका सॉल्यूशन बनाना है आपको? जिंक सल्फेट का और आयरन सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी कैरीड आउट इन स्मॉल ग्रुप. तो ये एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी क्या है? ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टेक 6 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम ABCDENF. ठीक है, ग्रुप में करना है. 6 टेस्ट ट्यूब लेंगे, सभी को अलग अलग मार्क कर देंगे A to F. इन टेस्ट ट्यूब A and B
ईच टेक 5 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ए और बी में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये देखो CuSO4। सी और डी में क्या लेना है, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये देखो ZnSO4। और ई और एफ में क्या लेना है, आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। सॉरी, ई में आप लोगे आयरन सल्फेट और एफ में लोगे सोडियम क्लोराइड। इन टेस्ट ट्यूब ए एड 2 to 3 नेल्स ऑफ ऑलपिन्स, ठीक है। तो ए में 2-3 ऑलपिन डालना है, बी में जिंक के टुकड़े डालने हैं, ठीक है। सी में आपको कॉपर डालना है, डी में आपको मैग्नीशियम डालना है, ठीक है। ई और एफ में भी आपको जिंक डालना है, ठीक है। मतलब जिंक किस में डालना है, बी, ई और एफ में। ए में क्या डाला, ऑलपिन डाला, सी में क्या डाला, थोड़ा सा कॉपर की शेविंग, और डी में क्या डाला, मैग्नीशियम का पीस, ठीक है। अब क्या देखने को मिलेगा, डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द मेटल ऑफ और द सॉल्यूशन। क्या आप लोगों को उस सॉल्यूशन के कलर में या सॉल्यूशन में जो आपने मेटल डाला है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। इज़ एनी प्रेसिपिटेट बीइंग फॉर्म्ड, क्या वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है। कैन यू टेल विच मेटल इज़ डिस्प्लेसिंग अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख के बता सकते हो कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन में से। वी फाइंड दैट इन टेस्ट ट्यूब ए आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट आयरन, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब 1 में ए में क्या हुआ, जो आयरन था, ठीक है, क्या था यहाँ पे CuSO4, और उसमें हमने क्या डाला, आयरन का पीस डाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, Fe2SO4, और साथ में कॉपर अलग हो गया, ठीक है। क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सॉरी Fe2 नहीं, FeSO4, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो जब तक कॉपर कुछ कर पाता, आयरन ने उसको उसकी जगह से हटा दिया, ठीक है। ये कहाँ रिएक्शन हुई आपकी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, ए में। नेक्स्ट देखते हैं, इन टेस्ट ट्यूब बी जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब बी में भी क्या हो रहा है, जो जिंक सल्फेट है, सॉरी कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे देखते हैं CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया यहाँ से भी, ठीक है। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, रीज़न क्या था, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा आयरन, दूसरा देखा जिंक, ये दोनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन और जिंक से कम है, लेकिन आयरन और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये पता चला आपको, ये नहीं पता चला, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भी आगे एक्सपेरिमेंट में ये पता चलेगा कि Fe और Zn यानी आयरन और जिंक में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये दोनों इतना तो श्योर हो गया कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन है, ये नहीं पता, ठीक है। तो देखते हैं, नाउ सी को अभी छोड़ देते हैं, डी देखते हैं। इन टेस्ट ट्यूब डी मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। डी में देखो, डी में हमने मैग्नीशियम डाला था, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, जिंक सल्फेट हमने सॉल्यूशन लिया है और Mg डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, किसको, जिंक को। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और जिंक बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो जिंक और मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, जिंक, ये हमको समझ आया, ठीक है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर है, फिर जिंक और आयरन आए थे दोनों, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं पता चला, क्योंकि दोनों ने कॉपर को रिप्लेस किया था। तो इन दोनों से कॉपर कम रिएक्टिव है, ये पता चल गया।
अब जिंक को किसने रिप्लेस किया? मैग्नीशियम ने। तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो ये पता चल गया। अब आयरन का स्टेटस हमको अभी भी नहीं पता, तो देखते हैं। इन टेस्ट ट्यूब ई जिंक इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ई में क्या डाला था हमने? आयरन सल्फेट डाला था, FeSO4, और साथ में जिंक ग्रैन्यूल डाला था, है ना, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े। तो जब ये दोनों रिएक्ट किया आपस में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? जिंक ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, ZnSO4 बन गया जिंक सल्फेट, और आयरन अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया आयरन का स्टेटस क्या है। आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तभी तो जिंक ने आयरन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे एक सीरीज़ बना के देखते हैं। सबसे कम रिएक्टिव कौन था? कॉपर। कॉपर के बाद में फिर चलो आयरन और जिंक में कन्फ्यूजन थी, तो फिर आयरन आ गया, फिर जिंक आ गया, और सबसे ऊपर क्या आ गया? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ने भी जिंक को रिप्लेस कर दिया था। तो ये चारों का हमको पता चल गया। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, फिर मैग्नीशियम। देखो तो सही बना रहे हम लोग। ये देखो, सबसे पहले इधर कॉपर है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, फिर मैग्नीशियम है। अभी हमने 4 ही मेटल देखा। ठीक है, नाउ एफ में क्या हुआ? Whereas in test tube C, copper is not displacing zinc from zinc sulfate solution, and in test tube F, zinc is not displacing sodium from sodium chloride solution. ठीक है, तो C और F में क्या हुआ? C में हमने कॉपर डाला था, ZnSO4 और कॉपर डाला था, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, और वैसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हमने जिंक डाला था, तो जिंक प्लस NaCl, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ आया कि जिंक कॉपर ने इसको जिंक को रिप्लेस नहीं किया, मतलब वो पहले ही हमने देख लिया है कि कॉपर जिंक से लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल हमने डाला था किस सॉल्यूशन में? NaCl सॉल्यूशन में, है ना। तो जिंक ने भी सोडियम को रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे ZnCl2 नहीं बना यहाँ पे। ठीक है, जिंक क्लोराइड नहीं बना, ये सोडियम का सोडियम क्लोराइड ही था। तो इससे क्या समझ आया कि जिंक किससे कम रिएक्टिव है? सोडियम से। तो जिंक के बाद यहाँ पे क्या आ गया? सोडियम। ठीक है, मतलब अभी तक हमने 5 एलिमेंट देखे, सोडियम, जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका आयरन, फिर कॉपर। तो इन पांचों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? आपका सोडियम। ठीक है, therefore that metal that displaces another metal from in salt solution is called more reactive or 2। ठीक है, समझ आया? मतलब अगर कोई एक मेटल उसके सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और खुद जाके ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा? आपका ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, Table 2 tells us that lithium is most reactive metal and platinum is least reactive metal. It also help us in comparing two metals। ठीक है, तो इस टेबल में देखो, सबसे मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आपका लिथियम है, और सबसे कम रिएक्टिव है प्लैटिनम। ठीक है, It shows that iron being higher can displaces silver from a silver salt solution, but silver cannot displaces iron from solution of an iron. The metals that occur above hydrogen in the activity series can displaces hydrogen from the dilute acid। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से देखो क्या समझ आया कि जैसे जिंक, ठीक है, जिंक अपने से नीचे वाले जितने भी मेटल हैं उनके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर यानी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनके सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन अपने से नीचे वाले जितने भी मेटल हैं उनको उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं उनके सॉल्यूशन से हाइड्रोजन उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाले मेटल हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक का हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक में क्या है, आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जिंक उसको रिप्लेस कर सकता है, ZnCl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अगर बैलेंस करें इक्वेशन तो ये यहाँ पे 2, ठीक है। लेकिन कॉपर, उसको अगर आप HCl का रिएक्शन कॉपर के साथ कराओगे तो यहाँ पे CuCl2 नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। आया समझ में रिएक्टिविटी सीरीज़?